अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो रेसिस्टर एक डिवाइस होती है जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करती है। रेसिस्टेंस हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये पैरेलल और सीरीज़ कम्बिनेशन आपने मैट्रिक में पढ़े होंगे, वहाँ इन फार्मूलों के प्रूफ भी दिए गए थे। यहाँ प्रूफ वगैरह नहीं है, सिर्फ ये फार्मूले रिवाइज़ किए गए हैं क्योंकि इनकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो याद रखिए, ये रेसिस्टर का सर्किट सिंबल होता है। सर्किट में जब भी ये साइन नज़र आए इसका मतलब रेसिस्टर है। तो ये एक सर्किट सिंबल है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई वायर है जो इस तरह ऊपर नीचे हुई हुई है। ये सर्किट सिंबल है रेसिस्टर का। पहले हम पढ़ेंगे सीरीज़ कम्बिनेशन। सीरीज़ कम्बिनेशन को में रेसिस्टर्स को इस तरह एंड टू एंड जोड़ा जाता है। एक के राइट एंड के साथ दूसरे का लेफ़्ट, इसके राइट के साथ इसका लेफ़्ट, इस तरह एंड टू एंड जोड़ते हैं। करंट के फ़्लो करने के लिए एक ही रास्ता अवेलेबल होता है। इस सीरीज़ कम्बिनेशन में टोटल रेसिस्टेंस मालूम करने का ये फार्मूला होता है R1 + R2 + R3, यानी ये ऐड हो जाती हैं। आगे है पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन में इन रेसिस्टर्स के तमाम रेसिस्टर्स के लेफ़्ट एंड को एक पॉइंट से जोड़ देते हैं। फ़र्ज़ करें इसे ए कह लें, यानी ए के साथ इन सब के लेफ़्ट एंड को जोड़ दिया, और ये फ़र्ज़ करें पॉइंट बी है, बी के साथ सब रेसिस्टर्स के राइट एंड को जोड़ देते हैं। फिर इनको यूँ करके बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ करंट के फ़्लो करने के लिए कई एक रास्ते अवेलेबल होते हैं, यानी यहाँ जो करंट आता है कुछ इधर चला जाता है, कुछ इधर चला जाता है, कुछ इधर चला जाता है। तो यहाँ जब करंट के गुज़रने के कई एक रास्ते अवेलेबल हों इस तरह, तो ये वाला टिपिकल अरेंजमेंट पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स कहलाता है। इसमें टोटल रेसिस्टेंस इस फार्मूले से कैलकुलेट हम कर सकते हैं। R इस यहाँ पर इक्विवेलेंट यानी टोटल रेसिस्टेंस है। 1/RE = होगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो इससे आगे वाला टॉपिक है रेसिस्टिविटी। पीछे हमने रेसिस्टेंस पढ़ा था कि करंट अपोजिंग इफ़ेक्ट, जो करंट के बहाव में कंडक्टर के एटम पेश करते हैं उसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। ये पीछे हमने डिटेल से पढ़ा था। तो एक मटेरियल की रेसिस्टेंस जो है ये उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि असल में रेसिस्टेंस इस वजह से आती है कि करंट के इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो आके कंडक्टर के एटमों से कोलाइड करते हैं। उस कोलिजन की वजह से रेसिस्टेंस या मुज़ाहमत प्रोड्यूस होती है। तो जितनी वायर की लेंथ इस तरह ज़्यादा होगी उतने इलेक्ट्रॉन को, ये देखें, ज़्यादा मरतबा टकराव का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी लेंथ होगी तो थोड़े एटमों से टकराव होगा, ज़्यादा लेंथ होगी तो रास्ते में ज़्यादा एटमों से टकराव होगा। इसका मतलब कि जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। इस तरह जो रेसिस्टेंस है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये वाली इसकी मोटाई, यूँ करके वायर देखें, तो ये वाली जो मोटाई है ये वाली, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाला। तो ये जितना बड़ा होगा यानी जितनी वायर मोटी होगी, यूँ कह लें, उतनी रेसिस्टेंस कम होगी। यही वजह है कि जहाँ हमें ज़्यादा करंट दरकार होता है वहाँ हम मोटी वायर लगाते हैं, क्योंकि उसकी रेसिस्टेंस कम होती है। और बारीक वायर की रेसिस्टेंस ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें थोड़ा करंट फ़्लो करता है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, असल में वायर में एटमों के दरमियान गैप होते हैं और करंट के इलेक्ट्रॉन इन गैप से इजीली गुजर जाते हैं। तो जितनी वायर मोटी होगी ज़्यादा गैप अवेलेबल होंगे, इलेक्ट्रॉन के फ़्लो करने के इम्कानात ज़्यादा होंगे, रेसिस्टेंस यानी टकराव का सामना कम करना पड़ेगा। यानी अगर यहाँ पर हमारे पास फ़र्ज़ करें 5 इलेक्ट्रॉन आए हैं या 10 आए हैं, तो उनमें से 5 कोई इधर टकरा जाएंगे, बाकी इधर फ़्लो कर जाएंगे गैप में से। जैसे ये 4 इधर फ़्लो कर रहे हैं, ये तो फ़र्ज़ी तादाद है, कोई भी हो सकती है।
तो गैप से इलेक्ट्रॉन फ़्लो कर जाते हैं। जितनी मोटी वायर होगी अंदर ज़्यादा गैप अवेलेबल होते हैं, इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ़्लो कर सकते हैं, रेसिस्टेंस कम होती है। इसके बरक्स अगर बारीक वायर हम ले लें तो उसमें थोड़े गैप अवेलेबल होंगे, एट ए टाइम थोड़े इलेक्ट्रॉन फ़्लो कर सकेंगे, बाकी यहाँ रुक जाएंगे। बाकियों को मज़ाहमत का, टकराव का, रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगी। यानी रेसिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों बातों को अगर हम कंबाइन कर दें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम कंबाइन कर दें तो फार्मूले में L भी आ जाएगा और साथ में 1 और A भी आ जाएगा। L इंटू 1 L हो गया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, A। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में अगर हम कन्वर्ट करें तो एक कांस्टेंट यहाँ पर लगेगा जिसे हम रॉ कहेंगे। रॉ इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। रॉ को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कहते हैं, और ये रेसिस्टिविटी जो एक वायर के मटेरियल पे डिपेंड करती है कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, मटेरियल पर भी डिपेंड करती है और साथ साथ उसके टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। तो रेसिस्टिविटी, अगर टेम्परेचर एक जैसा हो तो रेसिस्टिविटी बेसिकली मटेरियल पे डिपेंड करेगी। यानी कॉपर की रेसिस्टिविटी कुछ और होगी, ये बुक पे टेबल दिया हुआ है, उसमें मुख्तलिफ मटेरियल की रेसिस्टिविटीज़ भी लिखी हुई हैं। ये टोटली मटेरियल की करैक्टरिस्टिक्स है। जो रेसिस्टेंस है वो वायर की करैक्टरिस्टिक्स है, ये रेसिस्टिविटी मुख्तलिफ मटेरियल की यहाँ दी गई है। तो जो रेसिस्टेंस है, याद रखिए, वो वायर की लेंथ पर भी डिपेंड करती है, एरिया पर भी डिपेंड करती है, लेकिन रेसिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है और हर मटेरियल की रेसिस्टिविटी मुख्तलिफ होती है। तो रेसिस्टिविटी की अगर हम यहाँ से डेफिनेशन करें तो A उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, L इधर आकर डिवाइड करेगा, रॉ की ये वाली जो एक्सप्रेशन बनेगा, यहाँ से हमें रॉ की डेफिनेशन मिल सकती है। तो ये देखें, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक वायर का 1 स्क्वायर मीटर हो और लेंथ 1 मीटर हो, तो इस इक्वेशन में हम रॉ वाली इक्वेशन में एरिया की जगह भी 1 लिखेंगे, L की जगह भी 1 लिखेंगे, तो रॉ इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। तो यहाँ से डेफिनेशन बनेगी कि एक ऐसी वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर हो, उसकी रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी कहते हैं। बुक में ये डेफिनेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ करके दी गई है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, वॉल्यूम हमने पीछे पढ़ा था, ये होती है लेंथ विड्थ इनटू हाइट। लेंथ विड्थ एरिया हो जाएगा और ये जो वायर है, फ़र्ज़ करें ये वाली जो उसकी लेंथ है, यही हाइट बनेगी। हाइट को यहाँ L से हम शो करेंगे। तो वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट L है यहाँ पे। तो एरिया कितना है, 1 स्क्वायर मीटर। ये फार्मूला आपने पीछे भी पढ़ा होगा, हमने वहाँ पर AD लिखा था, D लिख लें या L लिख लें, एक ही बात है। तो ये देखें, एरिया कितना है, 1 स्क्वायर मीटर और लेंथ कितनी है, 1 मीटर। तो वॉल्यूम कितना बनेगा फिर, 1 क्यूब मीटर। यानी इन दोनों बातों को इकट्ठा करेंगे तो यूँ लिख सकते हैं, यानी एक ऐसी वायर जिसका एरिया 1 स्क्वायर मीटर हो, लेंथ 1 मीटर हो, उसका वॉल्यूम 1 क्यूब मीटर बनेगा इस फार्मूले से।
तो बजाय हम यूँ कहें कि एक ऐसी वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर हो, उसकी रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी कहते हैं। बुक में इन दोनों बातों को इकट्ठा करके वॉल्यूम की शक्ल में डेफिनेशन दी हुई है कि एक ऐसी वायर जिसका वॉल्यूम 1 क्यूब मीटर हो, उसकी रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी कहा जाएगा। एक ऐसी वायर जिसका वॉल्यूम 1 क्यूब मीटर हो, उसकी रेसिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? रेसिस्टिविटी कहेंगे। और रेसिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है कि मटेरियल वायर किस चीज़ की बनी हुई है, कौन से मटेरियल की है, और साथ साथ टेम्परेचर पे डिपेंड किया करती है। और रेसिस्टिविटी बुक में डेफिनेशन लिखी गई है, रेसिस्टिविटी इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ 1 क्यूब मीटर ऑफ वायर। 1 क्यूब मीटर वायर की रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी कहते हैं।